हेलो एंड वेलकम टू अमीक्षा स्टडी सेंटर। कैसे हैं सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी मन लगा कर रहे होंगे। तो जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि हम तैयारी कर रहे थे सीटेट के एग्ज़ाम की, या फिर कोई भी टेट एग्ज़ाम्स, स्टेट टेट एग्ज़ाम्स जो होते हैं, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसकी हम तैयारी कर रहे थे, जिसके अंतर्गत कि मैं आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का कोर्स करा रही थी। जैसा कि मैंने अपने चैनल में डाला हुआ है वीडियो, आप जाके देख सकते हैं। नया नोटिफिकेशन आया है सीबीएसई द्वारा कि अब जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो आपका ऑनलाइन ना होकर ऑफलाइन मोड में होगा, जैसा कि पहले हुआ करता था। तो आप अपनी तैयारी उसी हिसाब से करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स देखकर हम तैयारी अपनी जारी रखेंगे। ठीक है, तो आइए अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखते हुए आज के टॉपिक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिगमंड फ्रायड, जो कि एक मनोवैज्ञानिक थे, जिनकी फ़ोटो आप इधर लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो टॉपिक है सीटेट के एग्ज़ाम में इससे काफ़ी कम क्वेश्चंस आते हैं, या कि ना के बराबर आप कह सकते हैं। लेकिन बाकी यूपी टेट और बाकी स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे कि आपका रीट का एग्ज़ाम है या और भी कोई केवीएस वगैरह में, ये ऐसा नहीं है कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको इसको स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सिगमंड फ्रायड, जो कि मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने अपनी कौन सी थियोरी दी थी? साइको एनालिटिकल अप्रोच, जिसको कि हम हिंदी में क्या बोलेंगे? मनोविश्लेषण सिद्धांत। हिंदी वाले लोग जितने भी हैं वो सारे नोट कर लेंगे। मनोविश्लेषण सिद्धांत, इनके सिद्धांत को कहा गया है साइको एनालिटिकल अप्रोच, या फिर और भी इनके सिद्धांत के और भी नाम हैं, जैसे कि साइको डायनामिक अप्रोच। ये सारे ही नाम आप नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में किसी भी नाम से पूछा जा सकता है, तो आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है बात? तो ये है साइको डायनामिक अप्रोच। और क्या बोलते हैं इनकी थ्योरी को? एक नाम और भी दिया गया है, जो कि बोलते हैं साइको सेक्सुअल अप्रोच। इन्होंने जो बच्चे के डेवलपमेंट में जो सेक्सुअल अर्जेस होती हैं, उनके बारे में इन्होंने अपनी जो सिद्धांत है, जो अपनी थ्योरी है, वो दी हुई है। ठीक है, इनकी काफ़ी ज़्यादा आलोचना भी हुई, बट ठीक है, क्योंकि हमारे सिलेबस में है, इसलिए हमको इसको पढ़ना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इन्होंने अपने सिद्धांत में कौन कौन सी बातें की थी और क्या क्या इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहले तो इन्होंने दिया था अपने सिद्धांत में, फर्स्ट जो टॉपिक वो बताया था वो है स्थूल रूपीय पक्ष। स्थूल रूपीय पक्ष क्या मतलब है इसका? तो स्थूल रूपीय पक्ष जानने से पहले हम पहले एक इम्पॉर्टेंट बात देख लेंगे। देखिए, फ्रायड जिनके के बारे में हम पढ़ रहे हैं, फ्रायड जो मनोवैज्ञानिक हैं, हिंदी में कैसे लिखेंगे? फ्रायड। इन्होंने मन के बारे में बातें की हैं। किसके बारे में? मन के बारे में, जो हमारी अंतरात्मा होती है, जो सोल होती है, उसके बारे में बातें की हैं। इन्होंने क्या बोला है? मन को इन्होंने बोला है बर्फ़ की चट्टान। क्या बोला है? बर्फ़ की चट्टान से कंपेयर किया है। बर्फ़ की चट्टान, या जिसको हम क्या बोलते हैं? आइसबर्ग। जैसा कि आप जानते हैं, आइसबर्ग टाइटैनिक मूवी में सबने देखा होगा। जो टाइटैनिक का जहाज़ था वो किससे? आइसबर्ग से टकरा गया था ना, बर्फ़ की चट्टान से। तो वो कैसा था? समुद्र के ऊपर जो होता है वो तो थोड़ा सा दिख रहा था, लेकिन अंदर वो एक बहुत बड़ी सी शिला थी, बहुत बड़ी चट्टान थी, जिसको कि देख नहीं पाए लोग, और जो बड़ा सा जो शिप था वो जाके इस आइसबर्ग से या बर्फ़ की चट्टान से टकरा गया था।
तो वही इन्होंने कहा है कि जो मन है वो आइसबर्ग की तरह है या बर्फ़ की चट्टान की तरह है। हमें दिखता तो बहुत थोड़ा सा है, जो हमारा पर अंदर हमारे अंदर बहुत सारी संवेदनाएं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी छुपी हुई हैं जो इंसान होता है, पर्सन होता है, वो ज़ाहिर नहीं करता। यानी मन के अंदर बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो आदमी दिखाता नहीं है। दिखाता वो सिर्फ कितना है, 10% पार्ट दिखाता है या बहुत कम। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखेंगे कि अगर क्वेश्चन आता है कि किस मनोवैज्ञानिक ने मन को बर्फ़ की चट्टान से कंपेयर किया है, तो वो कौन है, हमारे सिगमंड फ्रॉइड है। ठीक है, अब हम देखेंगे आगे इन्होंने अपने जो सिद्धांत है उसमें स्थूल रूपीय पक्ष की बात की थी। स्थूल रूपीय पक्ष का क्या मतलब है, कॉन्क्रीट एस्पेक्ट। कॉन्क्रीट एस्पेक्ट के बारे में इन्होंने क्या बोला है, तो देखिए इन्होंने बोला है कि जो मन है या जो सोल है वो कितने प्रकार की बताई है, इन्होंने 3 प्रकार की बताई है। कौन कौन सी, एक तो इन्होंने बताया चेतन मन, है ना, दूसरा इन्होंने बताया अचेतन मन, और तीसरा बताया है अवचेतन मन। तो अब हम एक एक करके तीनों के बारे में स्टडी करेंगे कि ये चेतन मन, अचेतन मन और अवचेतन मन क्या क्या है। तो हम पहले देखेंगे चेतन मन। चेतन मन, क्या कोई गैस कर सकता है कि चेतन मन में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, या फिर इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड, क्या कोई गैस कर सकता है कि कॉन्शियस माइंड या फिर चेतन मन के बारे में हम क्या बातें कर रहे हैं। देखिए कोई भी ऐसा हमारी जो चीज़ें, जो हमारी फीलिंग्स हैं, जो कि हम प्रेजेंट में फील कर पा रहे हैं। सभी लोग पॉइंट वाइज और की पॉइंट अपने नोट्स में इसको नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है चीज़ें जो मैं बता रही हूँ। जो भी प्रेजेंट में चीज़ें अनुभव कर रहा है बच्चा या कोई भी व्यक्ति, वो हमारे चेतन मन से जुड़ी हुई है। यानी ऐसी चीज़ें जो हम प्रेजेंट में क्या कर पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं, उनको अनुभव कर पा रहे हैं, ऐसी चीज़ें, ठीक है, जिनके बारे में कि हम समझ सकते हैं। जैसे हमें भूख लगी है तो ये क्या है, या प्यास लगी है, या हमको नींद आ रही है, ये सारी चीज़ें क्या है, हमारे चेतन मन से जुड़ी हुई हैं। हमको पूरी पता चल रही हैं चीज़ें कि हमारा क्या करने का मन हो रहा है। ठीक है, अगर हमको गुस्सा आ रहा है या खुशी हो रही है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, चेतन मन के अंदर आ रही हैं। यानी कि हमें अपने जागृत अवस्था में पूरे नॉलेज हो रही है कि हमारे अंदर क्या क्या फीलिंग्स हो रही है, क्या क्या हमारे माइंड में चीज़ें चल रही हैं। तो ये हैं चेतन मन से रिलेटेड चीज़ें। तो इसमें और एक बात कही गई है कि जो चेतन मन है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये जो चेतन मन के बारे में बात की गई है, ये चेतन मन हमारे जो माइंड का हिस्सा है उसका सिर्फ कितना है, 10% पार्ट है। सिर्फ 10% पार्ट होता है चेतन मन का। ठीक है, बाकी और क्या होते हैं हम आगे की चीज़ों में बात करेंगे। ठीक है, तो ये आप पहले नोट डाउन कर दीजिए, फिर मैं आगे का बताऊंगी। तो नेक्स्ट हम देखेंगे अचेतन अवस्था। अचेतन अवस्था, या फिर इसको और क्या बोलते हैं इंग्लिश में, अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड। अब इनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, इनमें वे चीज़ें आती हैं जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं हैं। क्या चीज़ें आती हैं जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, वश में नहीं है। ठीक है, या फिर हमको याद नहीं रहती। जैसे कि कुछ हम सपने देखते हैं, ठीक है, रात में सोते समय जो सपने देखते हैं तो वो हमें याद रहते हैं, कभी कभी याद रह भी जाते हैं, मोस्टली क्या होते हैं, नहीं याद रहते हैं। ठीक है, तो वे सारे क्या है, अचेतन मन की अवस्था है। यानी हमारे अंदर में क्या चल रहा है ये हम जागृत अवस्था में नहीं समझ पाते, नहीं जान पाते। ठीक है, तो वो चीज़ें इनमें आ जाती हैं। और क्या आ जाती हैं इनमें, दमित इच्छाएं, कुछ ऐसी चीज़ें जो हम जाहिर नहीं कर पाते हैं या हमारे अंदर सोल में हैं। ठीक है, लेकिन हम समझ नहीं पाते, तो वो किसका है, अचेतन मन का पार्ट है।
अच्छा, जैसे कि हम देख रहे थे कि चेतन मन 10% पार्ट है, तो ये कितने परसेंट है? ये है 90%। बाकी का 90% क्या है? अचेतन अवस्था है। ठीक है, अचेतन अवस्था या फिर अचेतन मन भी कह सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे जो हमने थर्ड टाइप देखा था, जिसको हम क्या कह रहे थे? अवचेतन। अवचेतन मन या अवस्था, आप कुछ भी कह सकते हैं, पेपर में कैसे भी करके आ सकता है। अवचेतन, इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड। ये क्या होती है? चेतन और अचेतन के बीच की अवस्था होती है। ठीक है, इन दोनों की मिडिल स्टेज होती है क्या? अवचेतन मन। यानी ऐसी चीज़ें, जैसे कि हम चेतन मन में हमको चीज़ें याद थी, हमको पता था कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, अचेतन मन में क्या था कि हमको पता ही नहीं चल रहा है कि हमको किस बात का दुख है, अंदर से बस हम खुश हैं, है ना, अंदर से खुश हैं, लेकिन पता नहीं कि किस बात से खुश है, बस अंदर से है। ठीक, ये क्या है? अवचेतन मन में क्या है कि उन दोनों की बीच की स्टेज है। यानी कि अगर हम दिमाग पे जोर डालें तो हमें चीज़ें याद आ जाएंगी। ठीक है, दिमाग में जोर डालने पे क्या होगा? चीज़ें याद आ सकती हैं। तो वो क्या है? अवचेतन मन का पार्ट है, जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हमको इतना ही पढ़ना है। इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, कि चेतन मन का कितना परसेंट पार्ट है, जो कि हम 10% बता रहे हैं, और अचेतन मन का 90% है। ठीक है, और ये अवचेतन मन है या जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये इन दोनों के बीच का पार्ट है। ठीक है, यानी कि जो अवचेतन मन है वो दोनों के बीच क्या कर रहा है? दोनों के बीच जो है कंट्रोल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे देखेंगे थ्योरी का गत्यात्मक पक्ष। अभी तक हमने क्या देखा था? कॉन्क्रीट स्थूल रूपीय पक्ष देखा था। अब हम देखेंगे गत्यात्मक पक्ष। गत्यात्मक पक्ष, जिसको भी इंग्लिश में हम क्या कह सकते हैं? साइको डायनेमिक अप्रोच। ठीक है, अब हम इसमें क्या देखेंगे? साइकोडायनेमिक अप्रोच देखेंगे। इसमें जो मन के बारे में बोला गया है, 3 प्रकार की चीज़ें बताई गई हैं इसमें। पहला है इड, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? इदम भी बोलते हैं। दूसरा बताया गया है इसमें ईगो, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? अहम। तीसरा बताया गया है सुपर ईगो। सुपर ईगो, जिसको हम क्या कह रहे हैं? परा अहम। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लीजिए। हम इसमें तीनों के बारे में एक एक करके समझेंगे कि ये इड, ईगो और सुपर ईगो या इदम, अहम और परम अहम क्या चीज़ें हैं। ठीक है, हम तीनों को एक एक करके पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है इड, जिसको हम क्या बोल रहे थे? इदम। इसको क्या बोल रहे थे? इदम, हिंदी में। ये क्या है? अचेतन मन से रिलेटेड है। अचेतन मन हमने अभी देखा था ना, अचेतन मन का कितना पार्ट था? 90% पार्ट। यानी कि 90% जो पार्ट है हमारे ब्रेन का, वो क्या है? इसमें इड की बात की गई है। इनमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? देखिए, पहली बात तो इसमें जो है आनंद वाली चीज़ें आती हैं। कौन सी चीज़ें? आनंद वाली, प्लेजर। यानी कि इसमें जो बच्चा है या जो भी व्यक्ति है, सिर्फ क्या करता है? आनंद की चीज़ें करना चाहता है, कि मतलब उसको मज़ा आए, बाकी उसको दुनिया से क्या है? कोई मतलब नहीं है। नैतिकता यहाँ पे क्या है? ज़ीरो है। नैतिकता है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। उसको क्या है? अगर कोई खाने की चीज़ है, उसको चाहिए तो चाहिए, चाहे वो दूसरे से छीन के खा ले या फिर उसको कोई मतलब नहीं है, चाहे वो चोरी करके खा ले। या कोई बड़ा व्यक्ति भी है तो उसको क्या है? अगर कोई चीज़ पसंद आ गई, कोई भी चीज़, कोई कपड़े, तो वो उसको क्या दिमाग में आता है कि ये बस मुझे मिल जाए, चाहे मैं चोरी करूं या मैं कैसे भी करके इस चीज़ को ले लूं। तो यहाँ पे क्या है? सिर्फ व्यक्ति क्या है? अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन के बारे में सोचता है। किसके बारे में? सेल्फ सेटिस्फैक्शन।
और ये देखिए क्या होती है, ये होती है मूल प्रवृत्ति। ये व्यक्ति की क्या है, मूल प्रवृत्ति है, यानी कि ये जन्म से हैं। कब से हैं, बाय बर्थ हैं। जब बच्चा पैदा होता है, देखिए जब बच्चा छोटा होता है उसको क्या लगती है, भूख लगती है। अगर ठीक है, बच्चा छोटा होता है उसको क्या लगती है, भूख लगती है, और वो क्या शुरू करता है, रोना शुरू करता है। क्या उसको कोई मतलब है कि जो उसकी मम्मी है वो उसको फीड कराने के लिए फ्री हैं कि नहीं है, उसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चाहे आप जहाँ पे हो, उसको भूख लगी है तो लगी है। घर में खाने की चीज़ें हैं कि नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है, उसको बस अपनी चीज़ें चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इड से रिलेटेड हैं। और क्या, अधूरी इच्छाएं जो कि पूरी नहीं हो पाती। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें इसमें होती हैं, अधूरी इच्छाएं, या जिनको हम क्या कहते हैं, दमित इच्छाएं। ये हमने उसमें भी पढ़ा था, अचेतन मन में भी पढ़ा था, तो वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है ईगो, जिसको हम क्या कह रहे थे, अहम। क्या कह रहे थे, अहम हिंदी में। इसमें कौन सी चीज़ें आएंगी, ये है वास्तविकता से रिलेटेड या प्रेजेंट से रिलेटेड। जो कि प्रेजेंट में हो रहा है, वास्तविकता है, उसको मान लेना। जैसे कि अगर खाना नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने बताया कि बच्चा है जो अगर खाना है कि नहीं उससे कोई मतलब नहीं है, वो मांग रहा है, वो तो इड था। ईगो में या अहम में हम बात कर रहे हैं कि अगर खाना नहीं है तो फिर बच्चा क्या है, एक बार बोलने से मान जाता है। ठीक है, वो मान जाता है कि कोई बात नहीं है, मैं 1 घंटे बाद खा लूँगा। ठीक है, तो उसमें ये ईगो में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये कब की बात करी गई है, ये 1 साल के बच्चे के हो जाने के बाद, 1 साल के बाद की बात की, जबकि इड में किसकी बातें की गई थी, बर्थ की बातें की गई हैं। वो कब से था, बाय बर्थ था। लेकिन ये क्या है, ये 1 साल से है। तो ये है वास्तविकता से रिलेटेड या फिर रियलिटी से रिलेटेड। ठीक है, इसमें रियलिटी की बातें की जाती हैं, जबकि इड में क्या था, वो सारा क्या था, सिर्फ इमेजिनेशन पे आधारित था, इमेजिनेशन पे ही। जबकि यहाँ पर आके हम कहीं ना कहीं रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए थर्ड जो बात करी गई है, वो बात की गई है सुपर ईगो के बारे में। सुपर ईगो को हम क्या कह रहे थे, परा अहम। इसमें जो है कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर क्या आ जाती है, नैतिकता आ जाती है। क्या है इसका एज ग्रुप, ये है 3 साल के ऊपर वाले जो बच्चे होते हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं सुपर ईगो आ जाती है। जैसे कि जो मैं खाने का एग्जांपल आपको बता रही थी, जैसे कि अब क्या करेगा बच्चा, जो खाना रहेगा वो दूसरों को भी ऑफ़र करेगा कि पहले आप लीजिए। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें किस में आ जाती हैं, सुपर ईगो में आ जाती हैं। कहीं ना कहीं वो व्यवहारिक रूप से जीना सीख लेता है। ठीक है, तो एक तो हो गई नैतिकता, सुपर ईगो। आइए तीनों को कंपेयर करके एक बार देख लेते हैं कि तीनों क्या हैं। तो एक तो था इड, जिसको हम इदम बोल रहे थे। एक तो है सुपर ईगो, और एक है ईगो, जिसको हम अहम बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो ईगो है वो इड और सुपर ईगो के बीच में क्या कर रहा है, बैलेंस बना रहा है। एक तो है ये दमित इच्छाएं, जो कि आपको क्या है, कहीं ना कहीं क्रिमिनल बना देंगी, है ना। अगर आपकी कोई इच्छा कर रही है कोई चीज़ और आपने वो कर ली, तो अगर वो चीज़ें नैतिक रूप से सही नहीं है तो वो एक क्रिमिनल प्रवृत्ति ही तो हुई ना। जबकि सुपर ईगो क्या बोलता है, हमको नैतिक विचार सिखाता है कि अगर ये नहीं करना है, अगर ये नहीं है करना, सामाजिक तौर पे करना इस चीज़ को सही नहीं है, तो हमें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो वो है सुपर ईगो के बीच में। तो ये है कि जो ईगो है वो बैलेंस बनाकर चलता है। जैसे कि अगर आपको मालूम है कि जंक फूड खाना हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, हमारा मन करता है खाने का। ठीक है, मन करता है, वो किस में आ गया, इड में आ गया। सब मन करता है कि रोज़ सिर्फ जंक फूड खाएं, नॉर्मल जो अपना फूड है, नॉर्मल जो डाइट है वो ना लें, सिर्फ जंक फूड पर ही रहें। तो ये तो क्या है, इड में आ गया। सुपर ईगो में क्या आ जाएगा कि नहीं, अब हम यहाँ पर क्या है, नैतिकता आ गई। यहाँ पे क्या है कि नहीं, हमें जो है हेल्थी फूड ही खाना चाहिए। क्या खाना चाहिए, हेल्थी फूड। अब जो ईगो है वो क्या करेगा, बैलेंस बनाकर चलेगा। यानी ईगो क्या है, वो ये बैलेंस बनाएगा कि नहीं, हफ्ते में 1 दिन हम जंक फूड खा सकते हैं, बाकी दिन हमें हेल्थी फूड खाना है। तो ये क्या है, एक प्रकार का बैलेंस हो गया। ठीक है,
आइए अब हम आगे की बात करेंगे। आगे की थ्योरी में इन्होंने, जो फ्राइड हैं, इन्होंने एक और अपना एस्पेक्ट रखा था जिसको कि हम क्या बोलते हैं, जो कि हमारी थ्योरी का भी नाम है कहीं ना कहीं, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट या फिर क्या बोलेंगे, मनोलैंगिक विकास। इन्होंने इसमें अपनी स्टेजेस दी हुई थी। कितनी स्टेजेस दी थी? 5 स्टेजेस दी हुई थी एज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आइए एक एक करके हम सबको पढ़ेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि इन्होंने कौन कौन सी 5 स्टेजेस दी थी। 5 जो स्तर दिए थे, कौन कौन से दिए थे एज के अकॉर्डिंगली। तो वो थी, पहले थी ओरल स्टेज, ठीक है, सेकंड है एनल स्टेज, थर्ड है फैलिक स्टेज, फोर्थ है लेटेंसी स्टेज और फिफ्थ है जेनाइटल स्टेज। एक एक करके मैं आपको सभी एज के बारे में बताऊंगी। हिंदी में भी नाम बताए जाएंगे, इसलिए कोई भी परेशान ना हो। ठीक है, तो आइए हम 1 बाय 1 सबको स्टडी करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहली तो है ओरल स्टेज, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, मुखावस्था। क्या बोल रहे हैं? मुखावस्था। इसका जो एज ग्रुप है वो क्या है, 0 से 1 ईयर, मतलब 1 साल का सिर्फ टाइम पीरियड है, 0 to 1। इसमें क्या हम बात करते हैं, जो बच्चा है वो सारी किस पे निर्भर करता है, मुखावस्था, यानी सारी चीज़ें क्या करता है, मुंह से करता है। ठीक है, जैसे कि जो उसको फीड कराया जाता है, ठीक है, वो भी क्या है, मुंह से ही कर रहा है। या फिर कि थंब सकिंग करते हैं ना बच्चे, अंगूठा चूसते हैं, वो भी क्या है, इसी स्टेज में होता है ज़्यादातर। 1 साल से कम के बच्चे, एकदम जो छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, वो करते हैं। ठीक है, तो इसमें ये बात की गई है। और देखिए इसमें क्या इम्पोर्टेंट बात की गई है, सबसे पहली बात इसमें इम्पोर्टेंट बात इसमें बात की गई है सेल्फ लव की, यानी स्वप्रेम की। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्वप्रेम की बातें इस स्टेज में की गई हैं, यानी कि इसमें जो बच्चा है उसको क्या है, अपने से मतलब है, सिर्फ वो सेल्फ सेंटर्ड है। क्या है? सेल्फ सेंटर्ड, यानी कि उसको दुनिया से मतलब नहीं है, उसको जो खुद को चाहिए, जो कि बातें मैंने आपको इदम में बताई थी, है ना, तो वो चीज़ें इसी से रिलेटेड हैं कि सेल्फ लव है, स्वप्रेम है, सिर्फ अपनी ही तारीफ उसको लगता है कि मेरे ही इर्द गिर्द दुनिया है। ठीक है, तो ये चीज़ें ओरल स्टेज में आ जाएंगी। इसमें क्या रहती है, एनर्जी जो है, जो ऊर्जा है, वो क्या रहती है, फिक्स रहती है ना। पूरी एनर्जी सिर्फ मुखावस्था यानी कि खाने पीने में, मतलब ओरली जो चीज़ें होती हैं सिर्फ उसमें उस तक सीमित हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट स्टेज कौन सी है। तो नेक्स्ट स्टेज है एनल स्टेज, जिसको कि क्या कह रहे हैं हम हिंदी में, गुदावस्था। इसका क्या टाइम पीरियड है, 1 से 3 साल। इसको हम और क्या बोलते हैं, देखिए इसको और बोलते हैं ब्लैडर स्टेज। ब्लैडर स्टेज, इसमें क्या होती है, बच्चे की टॉयलेट ट्रेनिंग, मतलब वो सुसु पॉटी ये सब बताना सीखता है और वो इसी में रहता है। ठीक है, 1 से 3 साल के बीच में टॉयलेट ट्रेनिंग होती है उसकी, ब्लैडर स्टेज जिसको कहा जाता है। ठीक है, ये 1 से 3 साल के बीच में होती है। आई होप कि यहाँ तक सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें बस इतना ही पढ़ना है। आइए नेक्स्ट स्टेज देखते हैं। नेक्स्ट स्टेज है फैलिक स्टेज, जो कहीं ना कहीं थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है। इसको क्या बोलते हैं, लैंगिक अवस्था। ये इसका क्या टाइम पीरियड है, 3 से 6 वर्ष इसका जो टाइम पीरियड है। ये थोड़ी इम्पॉर्टेंट स्टेज है क्योंकि हमको इसमें क्या है, 2 प्रकार की ग्रंथियाँ पढ़नी है। कौन कौन सी, एक तो है इलेक्ट्रा और दूसरी है ऑडिपस। इलेक्ट्रा और ऑडिपस ग्रंथि हैं जो कि गर्ल्स और बॉयज़ में पाई जाती हैं। देखिए इलेक्ट्रा जो ग्रंथि है वो किस में पाई जाती है, गर्ल चाइल्ड में पाई जाती है। इनके एज ग्रुप आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, गर्ल चाइल्ड में पाई गई। और जो ऑडिपस ग्रंथि है वो किस में पाई जाती है, बॉयज़ में पाई जाती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड के अनुसार हम बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या रहता है, जो गर्ल्स, इन्होंने कहा है कि इस स्टेज में आकर जो इलेक्ट्रा ग्रंथि है जो गर्ल्स में पाई जाती है, उसकी वजह से गर्ल्स का जो ज़्यादा जुड़ाव रहता है वो अपने फादर के साथ रहता है। किसके साथ रहता है, फादर के साथ।
और ऑडिपस जो ग्रंथि है जो बॉयज़ में पाई जाती है, उसकी वजह से बॉयज़ का जो ज़्यादा जुड़ाव रहता है वो अपनी मदर के प्रति रहता है। ठीक है, तो कभी कभी इन जो ये जो ग्रंथियाँ हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, तो ये आप बहुत इम्पोर्टेंटली याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है लेटेंसी स्टेज। लेटेंसी स्टेज जिसको कि हम क्या बोल रहे हैं, सुषुप्तावस्था। सुषुप्तावस्था, ये इसका क्या टाइम पीरियड है, ये है 6 से 12 वर्ष का, यानी कि 6 साल का टाइम पीरियड है। 6 साल में बच्चा किस में रहता है, सुषुप्तावस्था में रहता है। इसमें क्या होता है, बच्चा अब सुषुप्त है, वो अपनी किसी भी बॉडी की जो उसकी पर्सनल फीलिंग्स हैं, बॉडी के प्रति फीलिंग्स उसमें क्या है, विजिबल नहीं होंगी, विजिबल नहीं होंगी। अब वो क्या है, स्कूल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। देखिए ये स्कूल एज थी ना, हम लोग भी पढ़े थे लेटर चाइल्डहुड में, ये स्कूल एज होती है, तो ये क्या स्कूल एक्टिविटीज़ में बच्चा इन्वॉल्व रहेगा। तो ये स्कूल एज होती है क्योंकि तो बच्चा क्या रहेगा, स्कूल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहेगा और बॉडी की जो फीलिंग्स है वो विजिबल नहीं होंगी, या बॉडी के प्रति अब उसको टॉयलेट ट्रेनिंग उसकी हो ही गई। देखा मैंने आपको एनल स्टेज में बताया। फिर उसके बाद में फादर के प्रति जुड़ाव था, मदर के प्रति जुड़ाव था, वो एक शारीरिक रूप से था। ओरल स्टेज में वो फीड कराया जा रहा था, वो भी ये कहीं ना कहीं बॉडी के प्रति ही रुझान था उसका। अब इसमें क्या है, लेटेंसी स्टेज में सुषुप्ता अवस्था है, बॉडी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, बॉडी की अभी इसमें क्या है, सुषुप्ता अवस्था आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेज है वो है जेनाइटल स्टेज यानी जनांग अवस्था। ये क्या है, 13 वर्ष से अडल्टहुड तक रहती है। इसमें क्या रहता है, इसमें होता है अट्रैक्शन विथ गर्ल्स या बॉयज़, किसी के प्रति भी अट्रैक्शन हो सकता है। ठीक है, तो वो आती है, या फिर इसको और क्या बोलते हैं, इंटीमेसी स्टेज बोलते हैं, इंटीमेसी स्टेज। ठीक है बात, तो ये थी आपकी 5 स्टेजेस जिनके बारे की मैंने आपको बताया। ठीक है, जिसको भी ना समझ में आया हो वो क्या कर सकता है, वीडियो को दोबारा से एक बार देख सकता है। एक बार रिवीजन के लिए मैं आपको बता सकती हूँ, हमने इसमें क्या बात की थी। सबसे पहले तो हमने इस थ्योरी में बात की थी स्थूल रूपीय पक्ष की। किसकी बात की थी, स्थूल रूपीय पक्ष की, जिसमें कि मैंने आपको चेतन मन, या जिसको हम कॉन्शियस माइंड बोलते हैं, चेतन मन, अवचेतन मन और अचेतन मन की बात बताई थी। मतलब कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। चेतन मन हमारा कितना परसेंट था, चेतन मन था 10% और अचेतन मन कितना था, 90%। और अवचेतन मन क्या है, इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाने का काम करता था। ठीक है, सेकेंडली हमने बात की थी गत्यात्मक पक्ष की या डायनेमिक पक्ष की। किसकी बात की थी, डायनेमिक पक्ष की, डायनेमिक एस्पेक्ट की, जिसमें कि मैंने क्या बताया था आपको, इड, ईगो और सुपर ईगो। जिसमें मैंने बताया था ईगो के अंदर क्या है, इड के अंदर जो है वो सिर्फ अपने आप को सुखवादी सिद्धांत है। ठीक है, सुख के लिए खाली कार्य करेगा। सुपर ईगो में क्या है, समाज के प्रति भी उसको थोड़ा सा नैतिकता आ जाएगी, जबकि ईगो क्या है, इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाने का काम करेगा। ठीक है, और देखिए, और फिर इसके बाद मैंने आपको बताई थी जो साइकोसेक्सुअल स्टेजेस जो फ्राइड की हैं, उनके बारे में मैंने आपको बताया था। साइकोसेक्सुअल स्टेजेस कितनी थी, 5 स्टेजेस थी। ठीक है, जिसमें कि एक पहला था ओरल स्टेज, दूसरा था एनल स्टेज, तीसरा था फैलिक स्टेज। ये आप 2-3 बार अगर पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर याद हो जाएगा, इतना कोई टफ नहीं है। सिर्फ 5 स्टेजेस हैं, फैलिक स्टेज और क्या था, लेटेंसी स्टेज और जेनाइटल स्टेज। हिंदी में भी मैंने बता रखा है, वीडियो को रिवर्स में जाके देख सकते हैं। ओरल स्टेज जो कि 0 से 1 साल की एज में था, इसमें क्या रहता है, बच्चा सिर्फ अपने माउथ पे यानी मुंह से सारी एक्टिविटीज़ करता है। एनल स्टेज में क्या था, टॉयलेट ट्रेनिंग होती थी बच्चे की,
है ना, वो सूसी पोटी बताना सीखता था, ये सारी बातें। फैलिक स्टेज में क्या था, जिसमें मैंने ग्रंथियों की बात की थी, इलेक्ट्रो और ओडिपस ग्रंथि की बात की थी, वो फैलिक स्टेज में आ जाता है। लेटेंसी में मैंने क्या बात की थी, ये सुषुप्ता होती है, ये स्कूल एज होती है, तो यहाँ पर बच्चा क्या है, सिर्फ अपनी स्कूल एक्टिविटीज़ में ही इन्वॉल्व रहेगा। जेनाइटल स्टेज में मैंने बताया था कि ये 13 साल और अडल्टहुड तक की बातें हैं, इसमें क्या रहता है, इंटीमेसी होती है, अट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो ये सारी 5 जो स्टेजेस हैं वो मैंने आपको बताई। मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी को समझ में आया होगा। इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस मैं करवा दूँगी जो भी पेपर में आए हुए हैं, तो आप चैनल से जुड़े रहिए उसके लिए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो।